नमस्कार, मेरा नाम प्रीति रघुनंदन है और आप देख रहे हैं अड़ी। धरती का एक हिस्सा इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है। रूस यूक्रेन जंग हो या मिडिल ईस्ट का युद्ध, अब ये युद्ध कभी भी महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। 72 घंटे बाद रूस में पुतिन का शपथ ग्रहण है और इसको लेकर पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ गया है। आज की अड़ी में बात होगी 72 घंटे बाद महायुद्ध की मुनादी। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आज की सबसे विध्वंसक तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। गाजा से बड़ी खबर, गाजा के राफा शहर पर विध्वंसक बमबारी हुई है। राफा में लोगों के टेंट पर एयर स्ट्राइक की गई है। 24 घंटों में कम से कम 26 लोगों के मारे जाने का दावा है। आईडीएफ हमले में घायल 51 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं और राफा के टेंट सिटी में रह रहे लाखों विस्थापित। ये तस्वीरें देखिए टेंट सिटी की, जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान में जो संख्या अभी तक, जो आंकड़े अभी तक आए हैं, वो आईडीएफ हमले में 51 लोगों के घायल होने के और 24 घंटे में कम से कम कहा जा रहा है कि 26 लोगों की जानें चली गई हैं। ये बड़ा हमला राफा शहर पर बमबारी, टेंट सिटी पर देखिए किस तरह से बारूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको नजर आ रहा है और उसके बाद धुएं का गुबार। ये टेंट सिटी पर कहा जा रहा है अभी तक का सबसे भीषण अटैक है। لا إله إلا الله قصف بالقرب من مكان الخيام قصف قريب جدا على بعد 100 متر لا إله إلا الله। तो एक बात जो साफ है, वो जो अगली तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं उसमें गाजा में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो चुका है। इजरायली वायुसेना की भीषण बमबारी हो रही है। हमास कब्जे वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और 24 घंटे में गाजा में 26 लोगों की मौत हुई है। गाजा में अब तक मारे जा चुके लोगों का आंकड़ा 34,622 तक पहुंच गया है। इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हमास कब्जे वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो आंकड़ा है 24 घंटे का, बीते 24 घंटे में 26 लोगों की जानें गई है। ये बता रहा है कि किस तरह से अब तबाही का सिलसिला हर बीतते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। ये आसमान में धुएं का गुबार बता रहा है कि बर्बादी के अलावा अब कुछ नहीं बचा है गाजा में, राफा में, और अब हर उस जगह पर निशाना बनाया जा रहा है जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा सकती है। एक और बड़ी खबर, राफा में इजरायली बमबारी के बाद की तस्वीर, बिल्डिंग से रेस्क्यू कर लोगों को बचाया गया है। इजरायल हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। ये देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राफा में इजरायली बमबारी हुई, बमबारी के बाद की तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर फायर फाइटर्स की टीम पहुंची है और वहां पर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्डिंग से रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन जो बिल्डिंग के हिस्से अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत कुछ क्षतिग्रस्त नजर आएंगे। बहुत मुश्किल से इन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इनको ऐसे ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिशें हैं जिसके जरिए ये सुरक्षित रहें, महफूज रहें। और अब आपको हम 3 तस्वीरें और 3 ब्रेकिंग दिखाने जाएंगे, जिसके बाद आप समझेंगे कि अभी इस वक्त विश्व में किस तरह से वो स्थिति बनी हुई है जहां पर कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। गाजा के राफा शहर पर विध्वंसक बमबारी की तस्वीरें, पहली तस्वीर देख रहे हैं। हमास कब्जे वाले जो इलाके हैं वहां पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें, जिसमें आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 26 लोगों की तस्वीरें। आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। राफा में बमबारी के बाद रेस्क्यू का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये रेस्क्यू के बाद भी क्या ये लोग ऐसी ठिकाने की तरफ बढ़ पाएंगे जो इन्हें सुरक्षित कर पाएगा, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व राजदूत है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, इस वक्त जो तस्वीरें हमने दिखाई, सबसे पहला क्विक कॉमेंट आपका, मौजूदा वक्त में गाजा में हालात क्या बता रहे हैं? गाजा में स्थित बहुत नाजुक है। बेसिकली जो इजराइल के हमले हो रहे हैं वो प्रेशर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो बंदी अभी भी हमास के कंट्रोल में हैं उनकी रिहाई की जाए, और उसके लिए जो नेगोशिएशन इजिप्ट में चल रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह का किया है। लेकिन समझता हूँ कि
फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू आई से, क्योंकि ये एक रिफ्यूजी कैंप समझ लीजिए, टेंटेज अकोमोडेशन है, मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सही नहीं होगा। प्रोफेसर अमिताभ, अभी तक हम देख रहे थे कि ऐसे इलाकों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे कि जहां पर वेपन्स रखे हैं, जहां पर आर्मी के बेसिस हैं, लेकिन अब देखिए किस तरह से 10 सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, इस समय रफा में 12 लाख लोग एक जगह पे लिमिटेड हैं और वहाँ पर मैसेजिंग का सिंपल है कि ये कह रहे हैं सिर्फ पूरे गजा में यही एक रीजन है जो बचा हुआ है और शायद यही उनके बंधक भी हैं, यही याह्या सिनवार उनके लीडर भी हैं और तमाम जो उनका टॉप ब्रास है हमास का वो यहीं शायद छिपा है। लेकिन इसकी अभी भी कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई है। रफा पर अगर अटैक होता है, अगर ग्राउंड फोर्सेस इंटरवीन करती हैं, तो प्रीति मैं बता दूं, आने वाले दिन इजराइल के लिए ही नहीं बड़ी पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक होंगे, क्योंकि इसमें इनोसेंट सिविलियन मारे जा रहे हैं और जो मारे जा रहे हैं, जो प्रोपोर्शन टेररिस्ट का है वो नेग्लिजिबल है। पूरी दुनिया, खासकर यूएन के सेक्रेटरी जनरल बहुत वोकल हैं इस बात को लेके कि जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं रफा में और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर की संभावना है, उसको देखते हुए वहाँ लग रहा है कि हो सकता है लाखों लोग मरें अगर ये फुल स्केल अटैक होता है जिस तरह नॉर्थ गजा में या खान यूनुस में हुआ था। तो जो स्थिति वहाँ बन रही है उसको देख के लग रहा है कि आने वाले दिन इजराइल के लिए और गजा में रहने वालों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होगा और पूरी दुनिया की नज़र है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हों, सारे इस बात पर अपना विचार दे रहे हैं कि किस तरह इसको मिनिमाइज किया जाए या कम किया। डिजास्टर की बात अमिताभ जी आपने की, एयर मार्शल राजेश कुमार, युद्ध में वो कौन सा पल होता है, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट होता है जब सिविलियन को इस हद तक टारगेट किया जाता है कि सब कुछ बर्बाद होता है और कुछ नहीं बचता है? क्योंकि अभी तक जैसा मैंने जिक्र किया कि आर्मी बेसिस को, ऐसे हथियार डिपो को निशाना बनाया जा रहा था, परमाणु प्लांट के जो केंद्र है वहां पर निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब जो शरणार्थी कैंप है उनको टारगेट करना, क्या मैसेजिंग है? निश्चिंत ही ये जो मैसेजिंग है ये ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब है, लेकिन अब क्या इजराइल को भी एक प्रेशर पॉइंट चाहिए और वो कई दिनों से कह रहे हैं। ऐसे नहीं है कि राफा में आज उन्होंने अटैक किया है तो ये नहीं है कि वो महीने भर से नहीं कह रहे थे या उससे भी ज़्यादा देर से नहीं कह रहे थे कि वो राफा पे अटैक करेंगे, क्योंकि उनको पता चला है कि उनके जो हमास के जो टॉप लीडरशिप है वो राफा पहुंच गई है और होस्टेजेस भी वहीं पर हैं। तो उनका अनुमान यही है और वो कई और जितने भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं होस्टेजेस के, तो वो उस पर कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। जो पहले होस्टेजेस छोड़े गए उसके बाद एक होस्टेज तक नहीं छोड़ा गया, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये मैसेजिंग है कि हम रुकेंगे नहीं अगर हमें इस टाइप का भी ऑपरेशन करना पड़े। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ग्राउंड ऑपरेशन करना राफा में, इतनी छोटी जगह में इतने सारे लोग वहाँ पे हैं, किसी भी फोर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए थोड़े से ऊपर से अटैक्स किए जा रहे हैं, प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी तरह होस्टेजेस वापस आएँ, कुछ नेगोशिएशंस आगे बढ़ें तो आगे की बात तब हो। एम्बेसडर पिनाक रंजन, ऐसे में जब हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशें दुनिया भर के देश कर रहे हैं और इजराइल जो इस वक्त कर रहा है, कैसे ये इजराइल की हरकत पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी? एक राजदूत की हैसियत से बताइए कि कितना भारी पड़ सकता है ये सब करना इजराइल को? देखिए, ग्लोबली तो इजराइल के खिलाफ हो गए हैं कई देश। आप देख रहे हैं यूएस यूनिवर्सिटीज में कितने स्टूडेंट्स वगैरह कर रहे हैं। और इजराइल के पास भी और चारा क्या है? वो हॉस्टेजेस का जो प्रेशर है इजरायली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो बहुत ज्यादा है और ऊपर से उन्होंने जो अपना वॉर एम रखा है कि हमास को हम विनाश करें, तो वो अब उनको रफा में ही है हमास, उनके सारी लीडरशिप। और समस्या ये है कि देखिए वहाँ सिविलियंस और हमास अलग अलग नहीं है कि हम अलग अलग करके सिविलियंस को बचा के सिर्फ हमास को टारगेट करें। ये क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे। हमास तो सिविलियंस के अंदर ही चुकी है और उन्होंने सिविलियंस को अपना ढाल बनाया। हमास की तरफ से भी ये स्ट्रैटेजी है कि सिविलियंस अगर मरे, और वो परवाह नहीं करते कि सिविलियंस मर जाए, सिविलियंस अगर मरे तो दुनिया में इजराइल के खिलाफ और भी सॉर्ट ऑफ जो ओपिनियन है उनके खिलाफ हो जाए। तो ये है समस्या।
अगर वो पर हॉस्टेजेस सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हमास ने बिल्कुल शेड लिया हुआ है सिविलियंस का, तो ऐसे में तो और ज्यादा कैजुअलिटी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमें देखने को मिलेगी। मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इजरायली हमलों से थर्रा है साउथ लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ हमले में तबाह हुआ है हिजबुल्लाह का पोस्ट। आईडीएफ हमले में तबाह हिजबुल्लाह के वेपन। एक बार फिर से आपको ये बता दें, तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को गौर से समझिए। इजरायली हमलों से साउथ लेबनान थर्राने की तस्वीरें जो टॉप एंगल शॉट से आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये लेबनान में हिजबुल्लाह के जो 4 ठिकाने हैं, धुएं का गुबार जो उठ रहा है, ये हिजबुल्लाह के 4 ठिकाने हैं जिसे तबाह किया गया है। हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ हमले में तबाह हुआ है हिजबुल्लाह का पोस्ट और आईडीएफ हमले में तबाह हिजबुल्लाह के वेपन्स। हथियारों को नुकसान पहुंचाया गया है और उन डिपो को तबाह किया गया है जहां पर वो साजो सामान युद्ध में इस्तेमाल होने वाला रखा गया था। पूरी तरह से तबाही की तस्वीरें। एक और बड़ी तस्वीर आ रही है, वेस्ट बैंक से आ रही है तस्वीर। वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से से तस्वीर है जहां मिसाइल अटैक से इजरायली फोर्स ने रिहायशी घर पर मारी है मिसाइल। वेस्ट बैंक के डेर अल घुसून गांव में गन फाइट और गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में मिसाइल अटैक की। इजरायली फोर्सेस ने रिहायशियों घर जो है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर मिसाइल मारी है। और वेस्ट बैंक के डेर अल घुसून गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर गन फाइट हुई है। गन में आतंकियों के जो कहा जा रहा है कि इन गन फाइट की वजह जो है वो ये है कि गांव में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। वेस्ट बैंक के डेर अल घुसून गांव की ये तस्वीरें देखिए, पूरा रिहायशी इलाका है और यहाँ पर इस तरह से गन टू गन फाइट की तस्वीरें, इस वक्त धुएं के जो गुबार की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। ये कैसे अब मैदान में आमने सामने की जंग हो रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। गाजा से आई है अब तक की सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इजरायली हमले में खंडहर बनी है बड़ी बड़ी इमारतें। गाजा में चारों ओर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये कैमरे पर तस्वीरें कैद हैं। ये गाजा युद्ध की भयानक स्थिति को बयां करती है। ये तस्वीरें देखिए, गाजा से अब तक की जो सबसे डरावनी या सब कुछ खत्म कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये गाजा की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। इजरायली हमले में खंडहर बन गई हैं बड़ी बड़ी इमारतें। गाजा में चारों ओर मलबा ही मलबा है और कैमरे पर ये युद्ध के बाद की जो हालात हैं उसकी तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात ये है, ये तस्वीरें बता रही हैं, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट पैनल भी बता रहे थे, कि कैसे सिविलियन को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। कैसे अब ये सोचकर नहीं किया जा रहा है कि हमास के ठिकाने यहाँ हैं, हमास के बेस हैं, नहीं, क्योंकि ये साफ तौर पर जानकारी है कि हमास ने पूरी तरह से शेड लिया हुआ है सिविलियंस का। और अब इन इमारतों के जमींदोज होने का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्रोफेसर अमिताभ, क्या ये तस्वीरें ही इस युद्ध के बहुत बड़े और गंभीर परिणामों को बयां कर रही है या फिर और भयानक तस्वीरें अभी आना बाकी है? देखिए, 60% गजा तबाह हो गया है। जितने भी कंक्रीट बिल्डिंग्स थे उनमें से 60% जमींदोज हो गए और वो आप दिखा भी रहे हैं। आने वाले दिनों में अब जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ तो लोग रह नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं अब वो सारा जो नॉर्थ गजा, सेंट्रल गजा, वो सारा मूव कर गया है रफा के तरफ, जो एक टेंट सिटी में तब्दील हो गया है। और क्योंकि पूरी तरह सेना का नियंत्रण नॉर्थ गजा में भी है और सेंट्रल गजा में भी है, तो आने वाले दिनों में जो 40% बचा है उसको ख़त्म करने की बात होगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर भी है, क्योंकि आज मान लीजिए गजा का युद्ध खत्म होता है, ये किसी न किसी दिन तो खत्म होगा। गजा में बचेगा क्या और उसके बाद क्या होगा, ये कैसे इंटरवीन करेंगे, ये पूरी दुनिया, वर्ल्ड एड कम्युनिटी कैसे आएगी, इसका कोई अभी तक खाका तैयार नहीं हुआ। और बेंयामिन नेतन्याहू की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, अगर वो युद्ध रोक देते हैं तो हट जाएंगे, अगर युग आगे बढ़ाते हैं तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका साथ छोड़ देगी और कुछ वहां के जो लिबरल्स हैं। यानी कि आप कह रहे हैं आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति उनके लिए बनी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे में कैद तस्वीरें हैं। असल की जो स्थितियां हैं वो तो जब ये युद्ध में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहां पर कोई थमेगा, कोई रुकेगा, तब जाकर एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगी कि आखिर वहां पर हालात तो थे क्या। प्रीति, ये एक अनैतिक लड़ाई के तरफ बढ़ रही है और दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कहूँगा कि इजराइल की तरफ से, ये हमास की तरफ से भी, क्योंकि हमास एक अनएथिकल प्रैक्टिस
जो 7 अक्टूबर को उन्होंने किया वो भी बहुत अनैतिक था, और उसके बाद जो आज ये उनके होस्टेजेस रखे हुए हैं वो भी अनैतिक है। अब तक इनको होस्टेजेस के लिए कोई अहंकार की तरह की नहीं हम छोड़ेंगे, वो नहीं करना चाहिए था और वो छोड़ देने चाहिए थे। और सारे के सारे यहाँ पे जो हैं वो मानवता की एक तबाही हो रही है। निर्दोष लोग, निहत्थे लोगों के जाने जा रही हैं, वो लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। ये जो लड़ाई है इसका अंत क्या होगा नहीं समझते, लेकिन दो अहंकारों के बीच में ये लड़ाई हो रही है, अनएथिकल है इस दौर में। एयर मार्शल राजेश कुमार जी, अभी तक हम ये देख रहे थे जो अभी प्रोफेसर अमिताभ बोल रहे हैं, क्या हमें कोई स्थिति दिख रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के सामने चुनौती तो यही है कि वो युद्ध रोकते हैं तो भी उनके लिए परेशानी है, युद्ध के साथ आगे बढ़ते हैं तो भी परेशानी है। ऐसे में कोई बीच का विकल्प जिस पर आगे चला जा सकता है और ये ग्लोबली जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, कंट्रोल तो सब तरह से यूएस ट्राई कर रहा था। नेगोशिएशन के टाइम भी यूएस ने काफ़ी हाथ बढ़ाया है, और लेकिन नेगोशिएशन जो है वो आगे बढ़ नहीं रही है। नेतन्याहू का तो पॉलिटिकल करियर तकरीबन ख़त्म हो गया है। जब भी ये कुछ ऐसी स्थिति में आएगा, ये वॉर ऐसी स्थिति में आएगी कि उसको हटाया जा सके, उनको ज़रूर हटाया जाएगा, लेकिन जो भी उनकी जगह आएगा उसके पास भी क्या विकल्प है, तो ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमास जो है होस्टेजेस को वापस नहीं करता तब तक आगे कुछ होने का की पॉसिबिलिटी है नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो इंस्टेबिलिटी है इस एरिया में ये बनी रहेगी जब तक कुछ स्टेटमेंटशिप, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टेटमेंटशिप दिखा करके और इसको दोनों पार्टीज को टेबल पे ला सके। अभी तक सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स हैं। यूएस को भी कोई ट्रस्ट नहीं करता है, ईरान को कोई ट्रस्ट नहीं करता है, सऊदी अरेबिया को भी पूरा ट्रस्ट नहीं है, तो कौन बैठेगा? चीन के इसमें जो हैं जो उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं वो भी नाकाम रही हैं। जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको ट्रस्ट वर्दी कैसे बनाया जाए? वो कौन सा मुल्क होगा, वो कौन सा नेता होगा जिसकी तलाश अभी भी इस मुहाने पर, जब वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बने हुए हैं, सब लगे हुए हैं। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी इजराइल में विध्वंसक रॉकेट अटैक हुआ है। दक्षिण लेबनान से हमास कर रहा है हमला और लगातार अनगाइडेड रॉकेट बरसा रहा है हमास। और ये देखिए तस्वीरें, लेबनान से लगे आईडीएफ ठिकानों को किया गया है टारगेट। अल कस्साम ब्रिगेड ने ये वीडियो जारी किया है उत्तरी इजराइल में विध्वंसक रॉकेट अटैक का। देखिए ऐसा है, इस वक्त युद्ध में इजराइल एज लिए हुआ है, क्योंकि वो जो इलाका राफा का जिसकी तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में दिल दहलाने वाली है। लेकिन ऐसे में हमास भी कम नहीं है, हमास भी पलटवार कर रहा है। उत्तरी इजराइल में विध्वंसक रॉकेट अटैक हुए हैं, दक्षिण लेबनान से हमास कर रहा है हमला और लगातार अनगाइडेड रॉकेट बरसा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर में जानकारी मिल रही है कि लाल सागर में हूती का ट्रिपल अटैक हुआ है। अमेरिकी गुट के 3 शिप पर हूती का यह हमला हुआ है। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किया है टारगेट। हूती का अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और कंटेनर शिप पर यह हमला हुआ है और हूती हमलों की वजह से कंटेनर शिप ने बदल लिए हैं रूट। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लाल सागर की, जहां पर हूती ने 3 तरफा अटैक किया है। विनायक रंजन चक्रवर्ती, एम्बेसडर साहब, ये बताइए इस वक्त ये जो हूती ने ट्रिपल अटैक किया है, सर अब क्या लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्या इस वक्त दुनिया वहां पहुंच चुकी है? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि वर्ल्ड वॉर 3 के हम 2 कदम पीछे हैं अभी, पर ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसका नतीजा तो काफी भयंकर है, क्योंकि हूती अटैक्स जो है लाल सागर में, ये इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा असर डालता है। इससे एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, शिपिंग रूट्स और इसकी जो कॉस्ट वगैरह है बहुत बढ़ी चली जा रही है। तो इसका एक अब सवाल ये है कि हूती कहाँ से इतने रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल ला रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको ईरान से मिल रहा है, ईरान को पार्ट्स वगैरह चाइना और रशिया से मिल रहा है। तो ये एक मतलब सिर्फ इजराइल और हमास का युद्ध नहीं है, ये इनडायरेक्टली बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और यूएस एक ही पार्टी है जो इस पे कुछ इजराइल पे प्रेशर डाल सके। सर लेकिन अभी देखिए ना, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर
किस तरह से कंटेनर जो शिप है उन पर टारगेट किया जा रहा है हूती की तरफ से। तो ऐसे में जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात अभी सर कर रहे थे, तो वो तो वैसी स्थिति बरकरार है। अमेरिका भी अब उस स्थिति में कैसे आ पाएगा, क्योंकि उस पर भी तो कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। देखिए, हूती जो है वो मैं तो कहूंगा ये न्यूसेंस, इन द सेंस दैट उनका ये जो मार रहे हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो दूसरे लोगों को पड़ रहा है ना, क्योंकि जिसके जहाज वहां से जा रहे हैं। और मुझे लगता है अमेरिकन का रिस्पॉन्स भी होगा। हूती के कई टारगेट्स पे उन्होंने पहले भी मतलब निशाना लगाया, अब फिर लगाएंगे। अब हूती को भी उनको भी डेबिलिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉर ऑफ एट्रिशन हो गया है। वो 2 मारेंगे, हम 4 मारेंगे, इस तरह से चल रहा है। अब हूती का कितना स्टेइंग पावर है मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं या उनके पास इतने हथियार हैं या उनके पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है कि वो एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाते रहे। मुझे तो लगता है कि अगर हूती के टारगेट पे, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए कि हूती कहां से मार रहे हैं, वो अमेरिका जरूर करेगी। जी, और सर ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि हूती को कौन देश सपोर्ट कर रहे हैं और वेपन्स और तमाम मिसाइल्स कहां से आ रही है। इस बीच इसी से जुड़ी एक और एक्सटेंडेड खबर है, हूती पर फ्रांसीसी सेना का हमला हुआ है। फ्रांसीसी एयर डिफेंस ने मार गिराया हूती का ड्रोन। रेड सी में फ्रेंच फ्रिगेट का बड़ा एक्शन हुआ है। रेड सी में हूती के हमले को नाकाम किया गया है। रेड सी में अभी जिस तरह से अभी हम आपको बता रहे थे कि हूती ने अमेरिका के किस तरह से हथियारों को नुकसान पहुंचाया, वहीं अब दूसरी खबर जो हम इसके बड़े हुए रूप में देख रहे हैं, जो एक खबर आगे है, वो हूती पर फ्रांसीसी सेना का अटैक हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब, ये इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है हूती को लेकर, जो डिस्कशन पॉइंट हम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त हाल ये है कि चाहे हूती की बात हो, हमास की बात हो या फिर किसी भी मुल्क की आईडीएफ जैसी एजेंसीज की बात हो, स्थिति ये है कि सब जगह विध्वंस और तबाही है। ऐसे में हूती को संभालना कितनी बड़ी चुनौती होगा? हूती एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। सो इज हिज़्बुल्लाह और हमास, ये तीनों, ये कोई देश नहीं है, ना कोई पड़ोसी मित्र हैं, ना कोई पड़ोसी शत्रु हैं। इन तीनों को जो सहायता मिल रही है वो ईरान से मिल रही है, और ईरान को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। ईरान जब कंट्रोल हो जाएगा, ईरान जब इनको एड देना और मदद, बैलिस्टिक मिसाइल, नॉट बैलिस्टिक मिसाइल, अदर मिसाइल्स वगैरह जब देना शुरू करेंगे और बंद कर देगा उसको, तो अपने आप ये सब शांति हो जाएगी। हूती एक ऐसा, ये लो कॉस्ट ऑपरेशंस होते हैं, टेररिस्ट ऑपरेशंस, जिसमें आप एक मिसाइल फायर करते हो, दूसरे की कम से कम एक ब्रिगेड और एक बटालियन उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए ईरान को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है, और वो मैं समझता हूँ भारत भी अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। बाकी ये विश्व की जो शक्तियाँ हैं, जिसमें अमेरिका भी है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये सब को लग के ईरान को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब ईरान कंट्रोल होगा तो ये तीनों सर, आप अभी ईरान को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और ईरान से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। समंदर में ईरान की मिसाइल वार्निंग की जानकारी आ रही है। फ्लोटिंग बेस से ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल, और शाहिद मेहदवी बेस से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। 1000 किलोमीटर पर हमला करने में सक्षम है ये ईरानी मिसाइल, जिसको हम बता रहे हैं समंदर में ईरान की मिसाइल वार्निंग। फ्लोटिंग बेस से ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। शाहिद मेहदवी बेस से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है, वो ये कि 72 घंटे से पहले पश्चिमी देश क्यों परेशान है, क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं समंदर में ईरान की मिसाइल वार्निंग, ये मिसाइल वार्निंग किन देशों के लिए बहुत ज्यादा अहम है? देखिए, ईरान ने अपनी टैक्टिक्स बदल ली है। ईरान अब एक नेवल पावर की तरफ भी प्रोजेक्ट कर रहा है। अब उसने पहले दिखा दिया था कि वो एक साथ 330 मिसाइलें, ड्रोन और तमाम तरह की चीज़ें वो देश फेंक सकता है। अब जो हूती और ईरान दोनों ने मिलकर ये किया कि किसी तरह जो नेवल सुप्रीमेसी है उसको इस्टेब्लिश की जाए। हूती ये एक न्यूसेंस की तरह कर रहा है, ईरान उसको एक मिलिट्री की तरह या नेवी की तरह उसको एक्सपेंशन मोड में आ गया है।
लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी लिमिटेड है और वो ईरान भी जानता है, क्योंकि ईरान के जो टैंकर्स जिससे तेल सप्लाई होती है ईरान की, उसको भी टारगेट बना सकती है अमेरिकी फ़ौज, फ्रांसीसी फ़ौज या ब्रिटिश फ़ौज। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के ये दर्शा रही हैं कि अब ईरान एक असर्टिव पावर हो गया है, जिसको कंटेन करना वहाँ के लिए, उस रीजन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और ईरान को डिप्लोमेटिकली इस समय सऊदी अरेबिया का साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों साथ लड़ रहे हैं, नहीं। सऊदी अरेबिया ईरान के एक्शंस पे शांत है, ये भी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है ईरान के लिए। और ईरान ही नहीं, ईरान के साथ चीन, रूस और कुछ हद तक नॉर्थ कोरिया। तो ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं हमास, हूती और हिजबुल्ला, और ये जो दूसरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ऑफ स्टेट्स जो ईरान के साथ इस समय खड़े दिख रहे हैं, वो एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट होगा। क्योंकि जब आप तृतीय विश्व युद्ध की बात करती हैं, तृतीय विश्व युद्ध में हमेशा आप देखेंगे युद्ध में एक बहुत बड़ा कारण होता है मिसकम्युनिकेशन, एक्सीडेंट और अनचाही चीज़ कुछ हो जाना। अगर वैसी कुछ अनचाही चीज़ होती है, कहीं न्यूक्लियर मिसाइल चल जाए, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई एक राजनेता की हत्या हो जाए, उस समय इस स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। अमिताभ जी आप बने रहिएगा। ईरान की इस मिसाइल की ताकत भी हम बताना चाहते हैं, लेकिन 72 घंटे बाद महायुद्ध की मुनादी, ये क्यों कहा जा रहा है? बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। और इस बीच एक और बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। ईरान ने दिखाई है अपनी मिसाइल ताकत। ईरान ने पावे मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान का सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है पावे। पावे क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता है 1650 किलोमीटर। और इस तरह से अब आप देखिए, सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल को लेकर पावे के बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं वो साफ बता रही है कि ताकत में इजाफा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एयर मार्शल राजेश कुमार, अभी हम दूसरी मिसाइल का जिक्र कर रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि उसका जो दायरा है, एरिया है, वो 1000 किलोमीटर है। और ऐसे में पावे क्रूज मिसाइल की भी मारक क्षमता की बात करें तो 1650 किलोमीटर है। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो तैयारियां वाकई में जेन्युइनली अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए है, या फिर एक पावर पैक्ड प्रदर्शन की भी कोशिश की जा रही है कि देखिए अगर हमला हुआ हम तैयार हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा सिग्नलिंग है, क्योंकि 330 ड्रोन्स और मिसाइल्स जब ईरान ने इजराइल पे लॉन्च किए थे, वो बहुत सोच समझ के किए थे। और उन्होंने ये भी कहा था लॉन्च करने के बाद, पहले उन्होंने वार्निंग दी थी, फिर उन्होंने उसके बाद बोला कि हमारी तरफ से हमला पूरा हो गया है। तो वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा रही थी एज ए कंट्री। पर अब जो ये नए वेपन्स वो दिखा रही है, वो ईरान ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास और भी शक्ति है। जो हमने शक्ति अभी तक दिखाई थी वो पूरी नहीं है। इनफैक्ट जो उन्होंने पिछली बार मिसाइल भेजे थे वो काफ़ी डेटेड थे, पुराने थे, लेटेस्ट नहीं थे। और यही दिखाने की कोशिश की है कि हमारे पास लेटेस्ट वेपन्स भी हैं और हमारे ऊपर जो है डायरेक्ट अटैक ना किया जाए। देखिए, अभी तक किसी ने ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं या उनके टैंकर्स हैं, अभी तक उन पर टारगेट नहीं किया गया है। ये इसीलिए किया गया है कि जो युद्ध का विस्तार ना हो, और पूरी दुनिया पे इसका फ़र्क पड़ेगा। अगर ऑयल सप्लाई कम हो जाती है तो पूरे विश्व पे इसका असर पड़ेगा। इसीलिए कंटेन करने के लिए और थोड़ी सी शांति लाने के लिए उनको टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से ईरान अपनी ये मिसाइलें छोड़ रहा है और अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है, वो ठीक है। इस बात को हम आगे एक्सटेंडेड वे में ले जाते हैं, जिसमें अभी मैं लगातार कह रही थी कि 72 घंटे के बाद जो कुछ होने वाला है उससे पश्चिमी देशों में, नेटो कंट्रीज में क्यों तनाव है। ये 72 घंटे बाद महायुद्ध की मुनादी, ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बता देते हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, यूक्रेन ने क्रीमिया पर दागा है ATACMS मिसाइल, और रूस के खिलाफ अमेरिका ATACMS का इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन टैक्टिकल मिसाइल है ATACMS।
तो अमेरिकी एटीएसएम को यूक्रेन इस्तेमाल करा। इधर यूक्रेनी अटैक को लेकर रूस ने किया है नाकाम और एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 मिसाइलें नष्ट की है। यूक्रेन की 4 एटीएसएम मिसाइल हवा में तबाह हो गई है। दो ब्रेकिंग और 2 विजुअल इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। रूस के खिलाफ तैयारी किस तरह से बढ़ी है। ऑपरेशनल टेक्निकल मिसाइल इस वक्त यूक्रेन के जरिए जो अमेरिका की एटीएसएम मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन की 4 एटीएसीएमएस मिसाइल हवा में तबाह हुई है। अटैकम्स इस वक्त आपको हम बता रहे हैं उसकी ताकत के बारे में। क्रीमिया पर दागी गई है अटैकम्स और क्रीमिया से महायुद्ध का खतरा यूक्रेन ने किस तरह से आपको बता देते हैं। अटैकम्स से क्रीमिया में अटैक किया है उसकी जानकारी दे देते हैं। क्रीमिया से महायुद्ध का खतरा। अटैकम्स रूस के हथियार भंडार निशाने पर है। कैसे हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इस वक्त जानकारी यह है जो क्रीमिया से महायुद्ध का खतरा है। रूस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो ये कि 4 अटैकम्स नष्ट किए गए हैं। और इसी के साथ ही जानकारी एक और मिल रही है जिसके बारे में आपको बता दें। वो ये जानकारी मिल रही है कि रूस ताबड़तोड़ तरीके से अमेरिका से जो हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। और आइए आपको अब अटैकम्स की ताकत बताते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जिसको कहा जा रहा है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, 300 किलोमीटर फायरिंग रेंज है और 3572 किलोमीटर घंटा इसकी स्पीड है। और हाइमार्स लॉन्च प्लेटफॉर्म इसके लिए कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका का ये कहा जा रहा है कि ये बना हुआ है। और ऐसे में अब आप सोचिए कि इसकी ताकत को लेकर जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि रूस इस वक्त बहुत ज्यादा ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध में यूक्रेन के सामने कमजोर हो सकता है। सर इस वक्त हम अटैकम्स की ताकत दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एज पॉइंट देने में कामयाब होगा यूक्रेन को? वो यूक्रेन जो लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से युद्ध में बढ़त बनाता हुआ नजर आए। इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ, मेरा सवाल आपसे। देखिए, अटैक एमएस एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कई दिनों से मांग रहा था यूक्रेन और उसको मिला है। लेकिन अटैक एमएस चाहे जितने भी अन्य शस्त्रास्त्र मिले हैं उसमें एक चीज़ क्लियर है कि अमेरिका चाहता है कि इसको रूसी मेनलैंड पे अटैक नहीं किया जाए, सिर्फ क्राइमिया तक इसको इंटरवीन किया जाए। लेकिन परसों थर्सडे को जब डेविड कैमरॉन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि हम जो मिसाइलें दे रहे हैं यूक्रेन को उसका रशिया के मेनलैंड पे भी अटैक करने का अधिकार दिया गया है उनको। यानी स्थिति भयावह होती जा रही है। जिस तरह का जो लैंड इंटरवेंशन या जिसको पिछले साल किया था यूक्रेन ने और उनको लग रहा था कि वो जीत जाएंगे टेरिटरी, वो हुआ नहीं। अब सिर्फ इसके लिए इनको शस्त्रास्त्र दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया जाए रूस में और वो मिसाइल्स के थ्रू। लेकिन जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं प्रीति, आगे देख के मुझे ये जरूर लग रहा है कि ये युद्ध अब और आगे बढ़ेगा, न कि सिर्फ लैंड वॉरफेयर में बल्कि जो जिस तरह के मिसाइलें यूज़ की जा रही हैं उस हिसाब से भी। तो आने वाले दिन और खासकर जब गर्मियों में दोनों लैंड फोर्सेस और आर्टिलरी इन्फेंट्री दोनों अटैक करेंगे और साथ में जब उनको मिसाइल कवर मिलेगा अटैक एमएस, चाहे पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स जो उनको दी गई हैं, चाहे अन्य जितने शस्त्रास्त्र दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल अगर रूसी मेनलैंड पे किया जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई रेड लाइन है। मैं आपको इसमें शामिल करना चाहती हूँ। सर 800 दिन बीत चुके हैं, अभी पश्चिमी देश क्या करके मानेंगे? रूस का इतना बड़े पैमाने पर हथियार नष्ट हो चुका है जिसको अगर आंकड़े में हम बताने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी। वीके चतुर्वेदी साहब। प्रीति, ये अनइवन वॉर है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अगर आप वॉर पोटेंशियल का उनका दोनों की देखें तो यूक्रेन कहीं नहीं आता, रशिया बहुत स्ट्रांग है। और कोई भी देश ये नहीं कि आज मुझे 500 रॉकेट मिल गए और कल 15 टैंक मिल गए, 15 गन्स मिल गई और फिर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस तरह से लड़ाई नहीं हो सकती। यूक्रेन जब आप दोनों पावर्स को देखते हैं तो यूक्रेन कहीं नहीं आता। रूस इज़ अ वेरी स्ट्रांग पावर।
और इसको यूक्रेन को समझना चाहिए कि वो मोहरा नहीं बने ये इन पावर्स का, यूएस और अदर पावर का, उसके जो देश के हित में है वो काम करे। आप भी ये जानते हैं और व्यूअर्स भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि यूक्रेन अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन जिन देशों के साथ वो मिलकर लड़ रहा है, आखिर रूस को रोक पाने में वो देश भी नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं? प्रीति, इसलिए नाकाम हो रहे हैं कि किसी भी देश ने खुद अपने ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजे, किसी भी देश ने अपने फाइटर्स, अपने पायलट्स के साथ वहाँ नहीं भेजे। वहाँ पे बस उनको एम्यूनिशन दे देते हैं, हथियार दे देते हैं, और यूक्रेन के सोल्जर्स वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर बाकी मर्सनरीज वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए इस तरह की लड़ाई में कभी भी ये पावर कोई शक्तिशाली नहीं बन सकता। यूक्रेन इज ऑन अ वीकर विकेट, दे मस्ट एक्सेप्ट इट, दे मस्ट ऑल्सो, इनको समझना चाहिए कि जो देश हित में है वो कार्य करें, ना कि जो दूसरों का किसी का जो ध्येय है उसको पूरा करने में अपने देश को डाल दें। ये बहुत गलत जिसका जिक्र सर हम कर रहे थे, क्रीमिया में कहा जा रहा है, इसी के बाद एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो मैं व्यूअर से शेयर करने जा रही हूँ। क्रीमिया में अटैक के बाद रूस का बयान, क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने के प्लान में है यूक्रेन, और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं पश्चिमी देश, लेकिन सारे पश्चिमी देशों को नाम में नहीं शामिल किया गया है। कहा है कुछ पश्चिमी देश ऐसे हैं जो यूक्रेन का ब्रिज को उड़ाने का प्लान, जिसमें वो मदद कर रहे हैं। और ये इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है रूस से, और ये बताइए अगर ये बात आगे बढ़ती है तो फिर आप समझिए कि किस तरह से यूक्रेन में और ज्यादा विध्वंस होगा। क्रीमिया में अटैक के बाद रूस का ये अभी तक का सबसे बड़ा बयान, क्योंकि क्रीमिया ब्रिज, इस ब्रिज को लेकर जितनी सेंसिटिविटी रूस में है, ये माना जा सकता है कि वो एक बहुत बड़ा एज पॉइंट होगा रूस के लिए कोई भी डिसीजन लेने में, क्योंकि क्रीमिया ब्रिज को पहले भी टारगेट किया गया है। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की प्लानिंग में है यूक्रेन, ये रूस की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, क्रीमिया पर रूस की पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी चेतावनी, इसे फाइनल वार्निंग कहा जा रहा है। यूक्रेन की मदद की तो बहुत बुरा होगा, रूस की तरफ से कहा जा रहा है, और इस बुरा होने का मतलब तबाही, बर्बादी, विध्वंस यूक्रेन के लिए। रूसी ठिकानों पर हमले के विध्वंसक परिणाम भुगतने होंगे। ये इस वक्त रूस की तरफ से रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोव का बयान, जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं, और हम वो बयान आपको सुनवाएंगे भी, लेकिन उससे पहले युद्ध प्रचंड होने जा रहा है, और इस प्रचंड होने के साथ साथ किस तरह से सब कुछ खंड खंड हो सकता है, ये बहुत अहम हो जाता है। मारिया ज़ाकारोव, जो कि रूस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है जिसको लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त पूरे विश्व में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यूक्रेन पश्चिमी देशों की मदद से क्रीमिया पर बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इधर क्रीमिया ब्रिज उड़ाने की नई साजिश रची जा रही है, वो क्रीमिया ब्रिज जिसे पहले भी टारगेट किया गया है। अगर क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ तो परिणाम बहुत खतरनाक होगा। मारिया ज़ाकारोव स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हैं कि किस तरह से अगर आपने हमारी धरोहर को, हमारी उस पहचान को नष्ट करने की कोशिश की तो बहुत बड़ी तबाही होगी। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, इस वक्त बताइए सर, ये बड़ी बात, ये वार्निंग, फाइनल वार्निंग भी कही जा रही है, क्या आपको लग रहा है इस फाइनल वार्निंग के बाद पश्चिमी देश मानेंगे? देखिए, क्रीमिया ब्रिज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो अनाउंसमेंट मॉस्को से हुआ है, इसका एक ही मतलब है कि दिस इज आवर रेड लाइन। अगर क्रीमिया ब्रिज को आपने गिरा दिया तो हम फिर आगे बढ़ाएंगे इस युद्ध को, और मेरे ख्याल में यूक्रेन के कई और ऐसे जगह हैं, या ये इस युद्ध को कहीं और दिशा में ले जाएंगे जहां से इनके जो सामान बाहर से आ रहे हैं, मतलब बॉर्डर ऑफ से पोलैंड या फिर मोल्डोवा, जहां से भी आ रहे हैं वहां तक ये लड़ाई मतलब रूस जो है उसको फैलाए। और उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जरूर होगा अगर इस ब्रिज को और नुकसान पहुंचा पाए वो। ऐसे इस ब्रिज को तो वो प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत मेजर लाइफलाइन है, पर मुझे लगता है अगर ब्रिज पे अटैक होता रहा तो रूस भी इसका जवाब देगा, वो भी आगे करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगा, वो तो कर ही रहा है, और आगे बढ़ाएगा, उसको एक्सपैंड करेगा, पूरे यूक्रेन में करेगा।
और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की चेतावनी के बाद यूक्रेन की बड़ी तैयारी, किस तरह से तैयारी हो रही है। दरअसल यूक्रेन के मरीन ब्रिगेड का वीडियो सामने आ गया है। मशीन गन ड्रोन से ट्रेनिंग लेते हुए दिखे हैं यूक्रेनी सैनिक। इसका साफ मतलब ये है, मकसद ये है कि अब अगर इस तरह की बात रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आ रही है तो ऐसे में यूक्रेन को तैयारी रखनी होगी और यूक्रेन को मदद करने वाले देश भी अब फ्रंट फुट पर आकर मुमकिन है कि इसमें यूक्रेन का साथ देते दिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस पूरे युद्ध में, इस पूरे सिलसिले में यही तो रही है कि किसी ने भी सामने से आकर अपने इस वक्त सैनिकों को ग्राउंड पर नहीं उतारा है। सबसे बड़ी परेशानी यूक्रेन के लिए यही है कि उसे पीछे से तो मदद की जा रही है लेकिन सामने आकर खुलकर कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मशीन गन और ड्रोन एक साथ यूक्रेन की तैयारी को बता रहे हैं कि किस तरह से वो अब ग्राउंड पर पूरी तरह से तैयारी के साथ उतरना चाहते हैं। मरीन ब्रिगेड का ये वीडियो, बड़ी जानकारी आ रही है। यूक्रेन के अटैक में रूस का बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अटैक में रूस का टॉर सिस्टम तबाह हुआ है। जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम है टॉर। हाइमार्स और PD-2 ड्रोन के हमले में ये तबाह हुआ है। सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इस युद्ध की। ये जानकारी मिल रही है कि नेतन्याहू का जो प्लान है वो मिटेगा किस तरह से गाजा का, जो शुरुआत में हमने बताया था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, जो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए कहा जा रहा है कि ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, वो ये कि किस तरह से पुतिन की शपथ से पहले 72 घंटे पहले ही नेटो कंट्रीज में सबसे बड़ी चिंता है कि अब क्या होगा। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के अटैक में रूस को भारी नुकसान की। यूक्रेनी अटैक में रूस का टॉर सिस्टम तबाह हुआ है। जमीन से हवा में मार करने वाला ये सिस्टम है टॉर, और हाइमार्स और PD-2 ड्रोन के हमले में ये तबाह हुआ है। प्रोफेसर अमिताभ, इस वक्त हम जो तस्वीर दिखा रहे थे, और सर थोड़ी देर पहले हम किस तरह से दिखा रहे थे कि मैनपैड और किस तरह से तमाम जो गन्स हैं और ड्रोन से पूरी तैयारी यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं, और ये देखिए रूस का जो टॉर सिस्टम है वो तबाह होने की तस्वीरें साथ में हम जब आप बातचीत कर रहे हैं तो नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये रेपरकशन है उस स्टेटमेंट का जो रूस की प्रवक्ता विदेश मंत्रालय की हैं उनकी तरफ से दिया गया है? देखिए, ये एक लेजिटिमेट टारगेट मानता है वेस्ट क्राइमिया को कि उसको फिर से रीइंटीग्रेट किया जाए यूक्रेन से। तो उसके लिए वो वॉर उस सेंस में नहीं मानता है कि अगर वो रूस में इंटरवीन करे। लेकिन ये बात तो सही है कि जो क्राइमिया ब्रिज बना है और जिसको पुतिन ने अपने पर्सनल इंटरवेंशन से, पर्सनल इंटरेस्ट से बनवाया है, वो एक हमेशा रेड लाइन रहा है रूस का इस युद्ध में। 2 बार उस पर अटैक किया गया, एक बार मेजर अटैक था, और अगर तीसरी बार अटैक किया गया तो जैसे एम्बेसडर चक्रवर्ती भी कह रहे थे कि ये विस्तृत होगा और आगे बढ़ेगा, और ये कितनी दूर तक जाएगा ये इसका कोई क्लैरिटी अब तक नहीं है। लेकिन बात क्या हो रही है, मारिया ज़खारोवा, दिमित्री पेस्कोव या जितने भी लोग उनके स्पोक्समैन हैं वो कहते हैं कि अगर इस तरह के अटैक्स को आप बढ़ावा देते हैं तो हम पीछे नहीं रहेंगे। और वेस्ट क्या कर रहा है इस समय? वेस्ट इनको सिर्फ आग सुलगते रहने देना चाह रहा है। वो ये नहीं चाह रहा है कि इनकी एक कोई मेजर विक्ट्री हो, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। वो कहते हैं, जैसे इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि हम सेना भेजेंगे, अगर उनको अपनी टुकड़ियां भेजेंगे, लेकिन नेटो इसके लिए तैयार नहीं है, या एक तरह से यूनिटी नहीं है पूरे नेटो में कि इस तरह के इंटरवेंशन किए जाएं। तो ये चलता रहेगा प्रीति, जब तक कि कोई एक स्टेट्समैन, कोई एक उभर कर नहीं आया जाएगा जो गिव एंड टेक करे। क्योंकि इस मैक्सिमलिस्ट पोजीशन में जहां दोनों चाहते हैं कि पूरा उनकी जो विक्ट्री एम्स हैं वो पूरी हों, तो इस मैक्सिमलिस्ट गेम्स में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहेगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा, एक इम्पॉर्टेंट इसमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वेस्ट को और रूस को दोनों को चिंता तो इसी बात की है कि वो शख्स, वो मुल्क, वो नेता कौन होगा। सबसे बड़ी इस वक्त चिंता की बात तो यही बनी हुई है, और शायद अगर ऐसा हो गया होता तो ये स्थितियां, विध्वंस की तस्वीरें बंद हो चुकी होती या कम हो चुकी होती, ये तो कहा ही जा सकता है। और ऐसा में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है जिसकी तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो स्टोरेज पर हमला किया गया है। स्टॉर्म शैडो में ये कहा जा रहा है, स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया ब्रिज पर हमले का प्लान था।
स्टॉर्म शैडो की रेंज में क्रीमिया और रूसी ब्लैक फ्लीट शामिल है और रूसी हमले में तबाह हुआ है स्टॉर्म शैडो स्टोरेज। ये तस्वीरें स्टॉर्म शैडो की तबाही का है। देखिए आसमान में सिर्फ वो रंग जो सुर्ख है, जो सबसे ज्यादा गर्म है, वो नजर आ रहा है और थोड़ा ऊपर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार आपको नजर आएगा, जो बताएगा कि किस तरह से ओडेसा में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। वो हमला ओडेसा में जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो स्टोरेज की तस्वीरें हैं। स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया ब्रिज पर हमले का प्लान था, वही क्रीमिया ब्रिज जिसको लेकर बड़ी जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाकरोव ने कही है कि अगर कोई प्लानिंग भी थी तो हमने उस प्लानिंग को नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन क्या आप सब नहीं जानते कि युद्ध में प्लान 1 या प्लान 2 दोनों एक साथ काम करते हैं। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है, डोनबास में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस की भीषण शेलिंग हुई है। 24 घंटे में डोनबास में मारे गए 340 सैनिक। 24 घंटे में डोनबास में रूस की पकड़ मजबूत हुई है। लेकिन एक बात और है, इस युद्ध में आप देखिए वार पलटवार हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डे 1 से इस युद्ध में किया गया है, 800 दिन का जिक्र भी हम कर रहे थे। इस युद्ध में हर मुल्क, चाहे यूक्रेन की बात कर ले, रूस की बात कर ले या यूक्रेन से जुड़े हुए देशों की बात कर ले, वो हमेशा ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि किस तरह से हमने उनके इस ठिकाने को तबाह कर दिया जो पूरी तरह से यूक्रेन की कमर तोड़ देता है। ऐसे ही कई दावे रूस के लिए यूक्रेन ने भी किए। इधर डोनेस्क में रूसी टैंक ब्रिगेड का एक्शन हुआ है। यूक्रेन के दर्जनों पोजीशन को तबाह किया गया है। रूस का यूक्रेन के दर्जनों पोजीशन पर कब्जा हुआ है और यूक्रेनी पोजीशन पर पहुंचकर टैंक की शेलिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डोनेस्क में ये रूसी टैंक ब्रिगेड का एक्शन जिसको आप देख रहे हैं, ग्राउंड पर ये बहुत तगड़ा एक्शन हुआ है। यूक्रेन के दर्जनों पोजीशंस को तबाह किया गया है। रूस का यूक्रेन के दर्जनों पोजीशंस पर कब्जा हुआ है। आइए अब आपको बिग बॉल की तरफ लेकर चलते हैं। बिग बॉल की तरफ लेकर जाने का मतलब यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की ने दावा क्या किया है। देखिए मिसाइल, अप्रैल में रूसी बमबारी, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि किस तरह से मिसाइल 300 तबाह की गई हैं और इसके साथ ही जो दावा है वो है शाहे ड्रोन, जिसे कहा जा रहा है कि 300 शाहे ड्रोन को तबाह किया गया है। ये ज़ेलेंस्की के वो दावे हैं जो वो बताना चाहते हैं कि युद्ध में वो आगे हैं, एज पर हैं। गाइडेड बम 3200 तबाह किए गए हैं। और देखिए इस वक्त आपको हम ये भी बता दें कि गाइडेड बम 3200 रूस ने इस्तेमाल किए हैं। ये रूस की वो ताकत जिसके बारे में बार बार जिक्र किया गया है कि आखिर क्यों यूक्रेन जीत नहीं पा रहा इस युद्ध में। और इस तबाही को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। आसमान में रूस अमेरिका के बीच सीधी भिड़ंत होगी और रूसी बॉम्बर के सामने आया है अमेरिका F-16 फाइटर जेट। रूस की Tu-95 का अमेरिकी F-16 ने पीछा किया है। अमेरिकी बॉर्डर के पास रूसी बॉम्बर Tu-95 की उड़ान ये देख रहे हैं आप। और बेरिंग सागर में 11 घंटे तक यूएस रूस में भयंकर टेंशन हुई है। अमेरिका के दहलीज पर रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर। देखिए एक बात जो बार बार कही जा रही है कि यूक्रेन को मदद या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी। दरअसल 155 mm आर्टिलरी शेल्स अमेरिका की सप्लाई डबल हुई है इस मामले में। वहीं अगर हम मदद की बात करें तो 3 बिलियन की सालाना मदद जो सैन्य मदद है वो ब्रिटेन की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा जर्मनी की तरफ से बात की जाए तो एयरबॉर्न मिसाइल जर्मनी की तरफ से जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो दिया गया है। साथ ही साथ ये एस्टोनिया की तरफ से जानकारी सामने आई कि सर्विलेंस सिस्टम, एस्टोनिया कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं जो कि रडार सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इसी के साथ आपको बता दें जो रूस से संबंधित है, जंग में रूस की तैयारी क्या है। रूस में तेजी से बढ़ा है हथियारों का उत्पादन, 3 गुना से ज्यादा टैंक बना रहा है रूस। यूक्रेन जंग के बाद कई गुना बढ़ा दिया है उसने अपना आर्म्स प्रोडक्शन। 2022 के बाद रूस ने 900% ज्यादा गोला बारूद बनाया है।